सर, आप क्या समझते हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फिर मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान ताज़ा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान अस्करी कशीदगी के साथ सफारती रास्ते भी तलाश किए जा रहे हैं। आपके नज़दीक इस राब्ते की असल स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महरीन, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी। देखिए, जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कॉल की है, वो उन सिफारती राब्तों की एक कड़ी है जिसके तहत ईरान और अमेरिका एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ने ये वो यूनिक पोजीशन दी है कि दोनों जो कॉम्बेटेंट्स हैं, अमेरिका और ईरान, वो सिर्फ एक ही जी। फरीक के ऊपर टोटल रिलाय करते हैं एज अ मीडिएटर, और वो है पाकिस्तान। तुर्की ने, कतर ने और इजिप्ट ने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से वो गल्फ कंट्रीज का एक ग्रुप बना के इस मसले को हल कर सकें, लेकिन लगता है कि ईरान को उनके ऊपर कोई उनका इतना इतबार नहीं है। इसलिए ईरान जो है वो बार बार पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, और पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी थी कि उसने अपने आप को जरा थोड़ा सा अलूफ किया हुआ था, क्योंकि इस्लामाबाद एमओयू के बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाना चाह रहे थे, जबकि जंग किसी और तरफ चली गई थी। तो मेरा ख्याल है कि अब दोबारा ईरान और अमेरिका मिलके पाकिस्तान को दोबारा मेन स्टेज पे लेकर आना चाहते हैं, और मैं जो इराक़ची साहब आपकी जो ये एक कॉल है, उसको उसी जमीन में समझता हूँ। जी। ये अब जंग जो है ना, वो मिलिट्री स्टेज में जो है ना, वो एक स्टेलमेट हो चुका है। दोनों कंट्रीज को, खासतौर पे अमेरिका को ये एहसास हो गया है कि मिलिटरीली अब वो इस इलाके में ईरान के खिलाफ जंग नहीं जीत सकता। जी। इसलिए अब वो दूसरे टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ये जो इकोनॉमिक टैक्टिक है, ये बड़ा लीथल हथियार है जो अमेरिका अब खेलने जा रहे हैं। गो कि 1979 से महरीन साहिबा ईरान सैंक्शंस में रहा है, बिल्कुल। और उसने ऑल्टरनेट वेज ढूंढ लिए हैं अपने आप को इस तरह जिंदा रखने, सैंक्शंस में जिंदा रखने के लिए। लेकिन जब से यूएई ने उसके साथ अपने सारे ट्रेड ताल्लुकात तोड़े हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो है ये एक बहुत सीरियस डेवलपमेंट है, और इसने बहुत सारे ईरानियन ओपिनियन मेकर्स को मजबूर किया होगा कि वो आप कोई अपना ऑल्टरनेट तरीका देखें। जी। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी जो है, और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो दोनों ये नहीं चाहते कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस इलाके में हो रहा है, इसका जो रेजोल्यूशन हो अब वो उनके इलेक्शन से पहले हो। जी। क्योंकि उनको ये अंदाजा हो गया है कि वो इस जंग को इस तरह लोगों को नहीं बेच सकते कि उनको इसमें अल्टीमेट विक्ट्री मिली है। अगर एक स्टेलमेट की कंडीशन है, तो इसका मतलब है कि आपका मुल्क अभी भी जंग की स्टेट में है, और वो उस जंगी स्टेट में जाके इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, उसमें उनके नुकसानात कम है। जी। बिल्कुल। एक और डेवलपमेंट जिसके बारे में महरीन साहिबा हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, वो है जो यमन के अंदर एक जंग शुरू हो गई है, नॉर्थ यमन और साउथ यमन। और साउथ यमन जो है वो बार बार, साउथ यमन वो पार्ट है जिसको यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्ट करती है एज यमन, सऊदी सपोर्टेड है। बिल्कुल सर साहब, अब जिस टैक्टिक्स की आप बात कर रहे हैं, ट्रम्प ने ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग का ऐलान करते हुए उन ममालिक को भी संगीन मुआशी नताइज की धमकी दी है जो ईरान को तिजारत या माली मदद फराहम करेगी। और दिफाई नुक्ता नज़र से क्या अमेरिका अब अस्करी दबाव से ज़्यादा मुआशी नाकाबंदी के जरिए ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की हिकमत अमली इख्तियार कर रहा है, या फिर ये अगले मरहले में दोबारा फौजी कार्रवाई का पेश खैमा है? देखिए, मेरे ख्याल में जो ईरान जो थिएटर है, इसके अंदर जो है ना, नवंबर से पहले दोबारा क्या जो थर्ड फेज ऑफ जंग है ना, उसकी बहुत कम चांसेस हैं। इसीलिए जो अमेरिका है ना, वो ये ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी पे जा रहा है, जो कि इकोनॉमिक सैंक्शंस वाली स्ट्रेटजी है।
अभी उसके जो हलीफ हैं जैसे यूएई है या वो सारी कंट्रीज जो इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा हैं, वो जो है या जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं, तो शायद इसमें अमेरिका का साथ देंगी और अगले 24 से 48 आवर्स में हम ये देखेंगे कि वो अमेरिकन एम्बार्गो को मद्देनजर रखते हुए ईरान के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात को रिस्ट्रिक्ट करेंगी। लेकिन मेजर फर्क उस वक्त आएगा कि जब हम ये देखेंगे कि तुर्की, चाइना और रशिया प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन सैंक्शंस के ऊपर किस तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो बेसिकली ईरान को मिलिटरीली भी सपोर्ट कर रही हैं और उसकी इकोनॉमी को भी अफ्लोट उन्होंने रखा हुआ है। मेरा ख्याल है कि अगले 102 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें देखना होगा कि दुनिया प्रेसिडेंट ट्रम्प की इन सैंक्शंस के साथ जाती है या नहीं जाती। और वैसे भी ईरान ने जिनके साथ वो ट्रेड करता है, तो एक तो जिसको कहते हैं ना कि वाइट ट्रेड है जो कि खुली आम होती है, लेकिन ज्यादातर जो है ना अब उन्होंने ऑल्टरनेट मीन्स या ब्लैक ट्रेड के तरीके सीख लिए हैं और वो जो इलीगल ट्रेड है वो उनकी 70% ऑफ देयर इकोनॉमी को हैंडल करती है। तो अब देखना है कि अगर चाइना और रशिया भी अमेरिकन सैंक्शंस के साथ जाते हैं तो फिर तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर वो नहीं जाते तो शायद ईरान को कोई रिप्रीव मिल जाए। बिल्कुल सही साहब, आपने हुर्मुज़ जो है इस वक्त दोनों ममालिक का सबसे बड़ा मसला बन चुका है, यानी एक हसास स्ट्रेटेजिक महाज बनती जा रही है। एक तरफ ईरान इस गुजरगाह पर अपना जो है असर रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और दूसरी जानिब अमेरिका अपने फौजी तहफ़्फ़ुज़ में टैंकर्स की महदूद आमदरफ्त जारी रखने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मुकाबला मजीद बढ़ता है तो क्या आपने हुर्मुज़ एक मुकम्मल फौजी महाज में तब्दील हो सकती है? ऑलरेडी जो है ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वही एक वाहिद पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रह गया है अमेरिका और ईरान के बीच में। और इस वक्त अमेरिका ने अपनी पूरी एयर पावर और नेवल पावर को इस्तेमाल करके देख लिया, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवा नहीं सके, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एक कितना छोटा सा इलाका है कि जिसके ऊपर जो है क्या कहते हैं ईरान ने एक तरीके से अपना कंट्रोल रखा हुआ है। जिस स्ट्रेट से 130-140 जहाज रोजाना गुजरते थे, वहां से 4-5 जहाजों का गुजरना कोई इतनी यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अमेरिकन कंट्रोल में आती जा रही है। और अगर आप आज की CNN और अल जजीरा की न्यूज देखें तो जो वर्ल्ड ट्रेडिंग डेटा है वो भी जो है क्या कहते हैं इसी चीज की निशानदेही करे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ प्रैक्टिकली बंद है। मेरे ख्याल में इसका सिर्फ एक ही हल है जो कि ओमान और जो दूसरी गल्फ कंट्रीज के साथ मिलके एक रीजनल सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा था। मेरे ख्याल यहां अमेरिका को एक स्टेप पीछे लेना चाहिए और उसके जो हलीफ हैं जिसमें ओमान भी शामिल है, सऊदीया भी शामिल है, कतर भी शामिल है, उनको मौका देना चाहिए कि वो ईरान के साथ बातचीत करके एक रीजनल सॉल्यूशन फाइंड कर